हेलो एंड वेलकम। ये क्लास सिक्स एनसीईआरटी का यूनिट 1 पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप सिविक्स भी बोलते हो, उसका चैप्टर 1 है। तो जो लोग अभी सिक्स क्लास में आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि वो सिक्स में आ गए। और इस बुक को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि हम इंग्लिश में उसे पढ़ेंगे और हिंदी में उसे समझेंगे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगी, इंग्लिश मीडियम वालों के पास इंग्लिश मीडियम की बुक्स अवेलेबल होंगी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक काम कीजिए। आप सबसे पहले अपने पास एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठिए, उसमें ये चैप्टर खोलिए यूनिट 1, जिसका नाम है डाइवर्सिटी। और हाँ, ये चैप्टर्स जो है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, एनसीईआरटी के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो लोग सर्विस कमीशन या यूपीएससी या जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और हर चीज़ को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो कई सारी चीज़ें जो है अपने चैप्टर्स के अलावा अपने कंटेंट में, अपनी समरी में भी देती है, जो कि हमें पढ़नी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लोग या अलग अलग कल्चर या अलग अलग बैकग्राउंड। डाइवर्स मतलब बेसिकली अलग होना होता है। तो शुरुआत इसमें नेशनल एंथम ऑफ इंडिया से, इसमें नेशनल एंथम ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और उसी के जस्ट नीचे ट्रांसलेशन लिखी हुई है और यहाँ पे एक नोट भी है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ और जो जो चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे वो चीज़ें हम हाईलाइट करते रहेंगे। नोट में लिखा, जनगण मन was translated by Guru Rabindranath Tagore from Bengali to English in February 1999 मदापल्ली डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्होंने क्या करा, बंगाली से इंग्लिश में जनगण मन को ट्रांसलेट करा फरवरी 1919 में, यानी मदनपल्ली डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ में। तो ये सिक्स क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बट जो लोग सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जनगण मन को किसने ट्रांसलेट करा, कब ट्रांसलेट करा और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा। ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट्स बनाते हुए चलिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो। ठीक है। क्योंकि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स जो हैं तो मोस्ट बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता होता है आपने कौन कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। किसी और के नोट्स में अगर कोई चीज़ वो मिस कर जाएगा तो वो आपके लिए भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी ने नोट पढ़ा ही नहीं, उसने डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो ये नोट वाली चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए पूरे चैप्टर में से, और इसमें मतलब चैप्टर ना आए, चैप्टर में से खाली ये नोट का एक क्वेश्चन आ जाए, तो पूरा चैप्टर पढ़ने लिए आपके लिए बेकार हो गया इस नोट के बिना। तो इसलिए आप क्या कीजिए, नोट्स बनाते हुए खुद चलिए। ठीक है। बाकी हम चीज़ वर्ड टू वर्ड क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है उसको समझना है। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, आप अपनी क्लासरूम में देखिए, डू यू सी एनीवन हु लुक एक्जैक्टली लाइक यू डू, क्या ऐसा कोई है जो बिल्कुल आपके जैसा लिखता हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट द पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट ईच अदर इन मैनी वेज। आप उसमें देखेंगे इस चैप्टर में कि जो लोग हैं ना वो आपसे अलग हैं अलग अलग तरीकों से। नॉट ओनली दे लुक डिफरेंट बट दे माइट आल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, कल्चरल, रिलीजियस बैकग्राउंड। सिर्फ वो दिखने में ही आपसे अलग नहीं होंगे, उनका कल्चरल बैकग्राउंड, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड, उनका रीजनल बैकग्राउंड, यानी वो कहाँ से आते हैं, उनका क्या धर्म है, उनके क्या रीति रिवाज हैं, वो सारी चीज़ें भी आपसे अलग हो सकती है। सेम भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अलग ही होगी, लेकिन हम इस चैप्टर में अलग और सेम दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम अलग के बारे में पढ़ते हैं। दीज डिफरेंसेज एनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज। यही जो डिफरेंसेज है ना वो हमारी ज़िंदगी को जो है ना और दिलचस्प बनाते हैं। एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। ऑल these different people who come from all kind of background, ये जो लोग हैं ना जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एंड कल्चर, अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, हेल्प अस टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। यही इंडिया को डाइवर्स और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ, डाइवर्सिटी हमारी जिंदगी में क्या जोड़ती है, यानी क्यों डाइवर्सिटी होनी चाहिए। पहली चीज, हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, इंडिया ऐसा बना क्यों। ऑल आर काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या ये जो सारी चीजें हैं ना ये डाइवर्सिटी का पार्ट है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग यूनाइट रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, एकता में रह सकते हैं। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स, वो कहता है कि ये चैप्टर पढ़ो और आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में पहले 3 फोटोज दी हुई, ठीक है, आप देख रहे हो ये तीनों फोटोज, ये लड़की की, ये लड़के की और ये लड़की की, ये तीनों अलग अलग। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव, यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। तो 3 बच्चे जिन्होंने 3 अलग अलग फोटोज यानी ये पिक्चर्स बनाई है। यूज द एम्प्टी बॉक्स, ये जो एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें मेरा कर्सर है,
वो कहता है कि यहाँ पे ना आप एक और फिगर बनाइए, अपनी ह्यूमन फिगर, अपनी खुद की। आजकल तो एवेटार वगैरह आ गए हैं, तो आप अपना एवेटार बनाइए। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ द अदर? क्या आपकी ड्राइंग दूसरों से सिमिलर होगी, एक जैसी होगी? चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग। चांसेस तो ये हैं कि आपकी जो ड्राइंग होगी ना, वो दूसरे तीनों बच्चों से जो ऊपर दिए हुए हैं ना, या क्लास में भी जितने बच्चे हैं ना, उन सबसे अलग होगी। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखोगे आपकी हाँ अलग तो है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, ईच वन ऑफ अस हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। हम सबका ना एक अपना खुद का ड्राइंग स्टाइल होता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, but also differ in terms of the language we speak, our cultural background, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. वो कहता है कि ऐसा ही नहीं है कि हम लोग दूसरे से दिखते ही अलग है, हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड भी अलग है, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है, हमारी रीति रिवाज रिलीजियस रिचुअल्स भी अलग अलग है। तो हम लोग क्या अलग है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, ज्यादातर स्कूल्स में मैंने तो ऐसा फॉलो अप करा है कि टीचर्स जो होते हैं ना, ब्लू बॉक्स नहीं पढ़ाते ना, इसको मतलब फिल करवाते। तो आप इसमें इस वाले हमारी वीडियो में ना ब्लू बॉक्स को भी देखिए, उसको भी फिलअप कीजिए। ये ब्लू बॉक्सेस में ना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने बस कि खाली जगह दिखी कि ठीक है भाई खाली जगह तो एक ब्लू बॉक्स चिपका दिया, ऐसा नहीं। ये ब्लू बॉक्स अगर दिया है तो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, या आपकी किसी नॉलेज को ना बढ़ाने के लिए दिया है। आपकी इससे नॉलेज कम नहीं होगी, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जो क्लास 6 में जिनकी बुक है ये, वो तो ज़रूर इन ब्लू बॉक्सेस को पढ़िए। और जो किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बार इन ब्लू बॉक्सेस को देख लीजिए। क्या पता हो सकता है कोई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो शायद इस पूरे चैप्टर में रह जाए, वो आपको इस बॉक्स से मिले। तो पहले वो बोलता है, फिल आउट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भरिए। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे पहनना पसंद है, जो भी आप कपड़े पहनना चाहते हैं। एट होम आई स्पीक इन। मैं घर में जो भाषा बोलता हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट इज। मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्या है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट। मेरे को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किस बारे में। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। आप अपने टीचर से पूछिए, सर की क्या जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस ब्लू बॉक्स में भरी है, क्या वो सिमिलर है दूसरे बच्चों के जैसी। इज देयर एनीवन हु लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली। सॉरी। अपने टीचर से पूछिए, सर जो मैंने आंसर्स भरे ना, वो क्या दूसरे बच्चों से सिमिलर है, और जो आप लिस्ट बना रहे हो ना, वो दूसरों से मैच करती नहीं करती। प्रोबेबली नॉट। ज्यादातर चांसेस तो ये है कि नहीं मैच करेगी। बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। लेकिन ज्यादातर लोगों के आंसर सिमिलर होंगे। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक। काफी बच्चे जो है ना, सेम काइंड ऑफ बुक भी जो है पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन द क्लास। अब जब लोग उसमें लैंग्वेज भरेंगे तो आप देखोगे कि इतने सारे बच्चे हैं और सब लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं मतलब कि सब अलग अलग भाषा ही बोलेंगे, बट ये है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर लोग अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं तो वो लोग शायद अलग अलग भाषा बोलते होंगे घर में। स्कूल में या क्लास में तो हिंदी ही बोलेंगे। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट। और कुछ चीजें आप देखोगे कि आप ना बिल्कुल सिमिलर हो, अपने क्लासमेट जैसे ही हो, अपने साथी जैसे ही हो। इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। और आपको लग रहा था कि मैं आप उनसे जो हो आप अलग हो। तो ऐसा है जैसे अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आपको हिंदी समझ में आती है, इसलिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हो और समझ भी रहे हो। और आपको हिंदी नहीं आएगी तो इस वीडियो को कोई मतलब ही नहीं है। मैं पढ़ता रहूंगा, आप कहोगे यार ये तो कोई अलग ही भाषा है, ये तो समझ में नहीं आ रही अपने को। मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाइए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। कहता है कि ये आसान है कि आप कोई ऐसे बंदे को दोस्त बनाओ जो आपसे बिल्कुल अलग हो। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। वो कहता है कि आप स्टोरी को पढ़ो और जो नीचे स्टोरी दी हुई है और सोचो। आई हैड मेंट इट एज अ जोक। जिसने ये स्टोरी लिखी वो कहता है कि ये मुझे मजाक सा लगा। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट बिजी इंटरसेक्शन। एक बच्चा होता है, छोटा छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा। ठीक है, जो कि क्या करता है, न्यूज़पेपर बेचता है जनपथ क्रॉसिंग में, दिल्ली में। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बिजी एरिया होता है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट। जब मैं वहां से जाता था साइकिल से, ही वुड रन आफ्टर मी। वो मेरी तरफ दौड़ के आता, होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट। उसके हाथ में ना एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता था और वो मतलब जोर से आवाज लगाता, जैसे लोग सामान बेचते ना, तो वो भी ऐसे न्यूज़पेपर लेके जोर से आवाज लगाता था। ये रहा वो बच्चा, आप देख लीजिए इधर, ये इसके पास आ रहा है और ये वो बंदा है जिसने स्टोरी लिखी।
द इवनिंग्स हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी, सॉरी, हाँ, द इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। तो वो क्या करता था ना, उन्होंने मिक्स करके हिंदी और इंग्लिश के वर्ड को मिला के ना इवनिंग हेडलाइन बनाता था। दिस टाइम आई स्टॉप, इस वक्त मैं रुका, बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। मैं रुका और मैंने उससे बोला, भैया ऐसा है, एक हिंदी का पेपर दो। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह जो है ना खुला का खुला रह गया, वो चौंक गया एकदम से। यू मीन यू नो हिंदी, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें हिंदी आती है? ही आस्क्ड, उसने बोला। ऑफ कोर्स आई सेड, एज आई पेड फॉर द पेपर। मैंने कहा भाई हाँ आती है, मैंने पेपर खरीदा है, पैसे दिए हैं हिंदी का, तो हिंदी आती होगी ना, तभी तो दिए, वरना क्यों खरीदा है पेपर? वाई, वॉट डिड यू थिंक, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे हिंदी नहीं आती? ही पॉज्ड, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, लेकिन तुम ना बड़े ही ना अंग्रेज जैसे लगते हो। ही सैड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तो मुझे लगा शायद तुम्हें हिंदी नहीं आती होगी, तो कहा नहीं नहीं भाई हिंदी आती है मुझे। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेटेंटली। मतलब मैंने थोड़ा सा ना और मतलब जोर लगा के कहा, हाँ भाई आती है, हिंदी आती है। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। मैं बोलना भी जानता हूँ, मैं पढ़ना भी जानता हूँ, और मैं लिखना भी जानता हूँ हिंदी। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने स्कूल में ही पढ़ा था। अब जिस बच्चे ने बेचारे ने कभी स्कूल ना गया हो, उसको सब्जेक्ट के बारे में क्या ही पता। सब्जेक्ट्स, ही आस्क, उसने कहा सब्जेक्ट, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब किसी बच्चे को कैसे समझाऊं जो कभी स्कूल ही ना गया हो कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वेल इट इज समथिंग, तो वो बताना शुरू करता है। आई बिगिन, जैसे ही वो शुरू करता है, बट द लाइट्स चेंज, तो लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है। एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी grew a hundredfold and I let myself pushed along with the rest of traffic। और फिर वो ट्रैफिक के साथ चला जाता है। आपको तो पता ही है दिल्ली में तो लोग वैसे भी नहीं रुकते, एक सेकंड आप लेट हो जाओ हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट डे, यहाँ से ये रहा, द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। अगले दिन वो आया स्माइल करता हुआ मेरे पास हिंदी का न्यूज़पेपर लेके और बोला, भैया, ही सेड, उसने मुझे कहा, भैया आपका अखबार, ये लो भैया आपका अखबार, अब बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज है? उसने कहा बताओ तो सही, सब्जेक्ट होता क्या है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। अब जिसने कभी बेचारा जो कि स्कूल ना गया उसको तो सब्जेक्ट कैसे ही बोलेगा? अच्छा उसने बेचारे ने सब्जेक्ट बोला भी, तो उसके मुंह से वो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उसने क्या ही वर्ड बोल दिया। ठीक है, अब पता नहीं क्या बोला होगा उसने, तो उसे ही पता है। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, उसने कहा ये सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। एज आई सेड, मैंने कहा उसको। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और लाल बत्ती हो रखी थी, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो अखबार वाला बच्चा बोलता है, नेवर, ना जी ना, मैं कभी नहीं गया। ही आंसर्ड एंड ही एडिड प्राउडली, उसने ना बड़े गर्व से कहा, भाई मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, मैं तो काम करना शुरू कर दिया था जब से मैं बड़ा हुआ। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, उसने देखा कि यार ये तो मेरी ना मतलब साइकिल सीट के बराबर ही है, मैं साइकिल के बराबर ही है, इतना ही ऊंचा है ये लड़का, इतना ही बड़ा है बस। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट अलोन, उसने पहले बोला कि भाई ऐसा पहले मेरी माता जी मेरे साथ आया करती थी न्यूज़पेपर बेचने, बट जब से मैं बड़ा हो गया हूँ तो फिर अब मैं अकेले ही आता हूँ। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर उसने बोला, वेयर इज योर मदर, आई आस्क्ड, बट द लाइट्स चेंज, आई वाज ऑफ, आई हर्ड येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज इन मेरठ। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारी माता जी कहाँ रहती? मैंने पूछा उससे, तो लेकिन जब तक जो है लाइट जो है फिर से ग्रीन हो गई थी। आई वॉज ऑफ, मैं वहां से जाने लगा। आई हर्ड हिम, मैंने सुना, येल फ्रॉम समवेयर, वो पीछे से चिल्लाया, बिहाइंड मी, शी इज इन मेरठ, उसने बोला कि वो मेरठ में रहती है, और आगे उसने क्या बोला मैं सुन ही नहीं पाया। द रेस्ट वाज ड्रोन, वो सुन ही नहीं पाया। अब अगले दिन वो लड़का उस लड़के से मिलता है, वो कहता है, माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, उसने आगे बोला, भैया मेरा नाम तो समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? इट वाज इनक्रेडिबल, ये तो मतलब गजब ही हो गया, ये तो अलग ही बात हो गई। माई साइकिल वॉबल्ड, मेरी साइकिल 2 मिनट के लिए ना कपकपाई। माई नेम इज समीर टू, भाई मेरा भी नाम समीर है। आई सेड, मैंने कहा। What, his eyes lit up? Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father, you know.
उसकी आंखें जो है ना चमकने लगी कि यार तुम्हारा भी नाम समीर है। फिर मैंने उसे बताया कि पता है समीर नाम जो है ना हनुमान जी के पिताजी का भी नाम समीर है। सो यू नो, तो उसने बोला सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो तुम्हें समीर एक बोला जाता है, बोलते हैं, और मेरे को समीर दो बोलेंगे। ही सेड ट्रायम्फली, उसने मजाकिया तौर पे बोला कि ठीक है भाई तुम बड़े हो ना समीर, तो तुम्हारा समीर एक, तुम मुझसे पहले आए हो, तुम्हारा समीर एक हो गया, मैं तुम्हारे बाद आया तो मेरा समीर दो हो गया, समथिंग लाइक दैट। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, मैंने उससे जवाब दिया और फिर मैं उसका हाथ पकड़ा। हाथ मिलाओ समीर दो। तो मैंने साइकिल से ऐसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया कि हाथ मिलाओ यार, अब तो हम दोस्त है ना। हिज हैंड नेसल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, उसका हाथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी घोंसले में छोटी सी कोई चिड़िया, क्योंकि वो छोटा भी था उस दूसरे समीर के मुकाबले। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, और मैंने देखा कि भाई इसका हाथ जो है ना मतलब गर्म है, वही है सारा दिन अब बेचारा धूप में काम कर रहा है। तो द नेक्स्ट डे ही डिडंट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, अब अगले दिन मुझसे मिलता बट वो ना खुश नहीं होता जैसा वो रोजाना होता था। देयर इज अ ट्रबल इन मेरठ, उसने कहा मेरठ में ना एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ही सेड मैनी पीपल्स आर बीइंग किल्ड इन द राइट्स, बहुत सारे जो लोग हैं ना उन्हें दंगों में मार दिया गया। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, फिर मैंने हेडलाइंस की तरफ देखा, कम्युनल राइट्स, अरे ये तो कम्युनल राइट्स है। कम्युनल राइट्स मतलब हिंदू मुस्लिम दंगे वगैरह, ठीक है, कम्युनिटी वाले राइट्स। इट ब्लेज्ड, ये तो बहुत बुरा हुआ, बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर, समीर बोलता है कि भाई मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर, मुस्लिम समीर वो बच्चा होता है जो अखबार भेजता है। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, मेरे तो पूरा परिवार ही मेरठ में है। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें भर गईं और रोने लगा। एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, जब मैंने उसके मतलब कंधे पे हाथ रखा तो वो मतलब ऊपर भी नहीं देखा उसने, वो इतना दुखी था बेचारा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, और उस दिन के बाद मुझे वो क्रॉसिंग पे दिखाई नहीं, नीदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, और ना उसके बाद ना उसके बाद, और फिर वो मुझे कभी मिला ही नहीं। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर इज माई समीर दो हैज गॉन, और कोई भी न्यूज़पेपर ना तो हिंदी का ना इंग्लिश का मुझे बता पाया कि मेरा समीर जो तो मेरा दोस्त बना था अभी कुछ दिन पहले, कि वो कहाँ चला गया। द लाइट्स चेंज बाय पॉयली सेन गुप्ता, ठीक है, जो लाइट्स इसमें चेंज हो रही थी ग्रीन और रेड, वो पॉयली सेन गुप्ता जी जो हैं उनके द्वारा हो रही थी। ब्लू बॉक्स आ गया, इसको पढ़ना जरूरी है। नेम द 3 वेज इन विच समीर एक समीर दो वर डिफरेंट, 3 चीजें ऐसी बताइए जिसमें समीर एक और समीर दो डिफरेंट था। पहला, ऐसा मान लेते हैं कि समीर एक जो था वो पढ़ा लिखा था, ठीक है, समीर जो था जो वो पढ़ा लिखा नहीं था। समीर एक वेल पॉलिश्ड बच्चा था, ठीक है ना, उसके पास सब चीजें थी, साइकिल थी, अच्छे कपड़े थे, अच्छा खाना, अच्छा घर था। समीर दो के पास ना तो बेचारे के पास ज्यादा अच्छे कपड़े थे, खाने के लिए तो उसे अर्निंग यही करनी पड़ती थी कि वो रोजाना अखबार बेचेगा तो उसको अर्निंग मिलेगी। दूसरा, तीसरा, उसके पास घर भी नहीं था। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है जो बाद में आनी चाहिए लेकिन लोग उसको पहले कंसीडर करते हैं, समीर एक जो था वो हिंदू था और समीर जो था मुस्लिम था, ठीक है। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड, क्या यही फर्क उनको दोस्त बनाने से रोक सकता था? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। वेल समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर एक को जो इंग्लिश आती थी, समीर दो स्पीक्स हिंदी, समीर दो को हिंदी आती थी। ऑल्दो दे आर बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, और घर में तो वो दोनों अलग अलग भाषा ही बोलते होंगे। समीर एक को इंग्लिश आती थी बट समीर एक हो सकता है मराठी हो तो घर में मराठी भाषा बोलता होगा वो। और समीर दो जो है जैसे हिंदी आती थी, हो सकता है गुजराती हो तो वो गुजराती भाषा भी बोल सकता है। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, वो दोनों फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए, क्यों, किस वजह से? क्योंकि उन दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज आती थी जिसको हिंदी बोलते, तो हिंदी की वजह से वो दोनों बात कर पाए। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्होंने एफर्ट करा यानी उन्होंने कोशिश करी एक दूसरे से बात करने की, तभी वो एक दूसरे से बात कर पाए, और वही जरूरी भी था, ठीक है। समीर एक समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, समीर एक जो था वो किसी और कल्चरल बैकग्राउंड से आता था, समीर दो था वो दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड से आता था, दोनों का रिलीजन भी अलग अलग था। वेल समीर एक इज अ हिंदू, समीर एक जो है हिंदू था, समीर दो इज अ मुस्लिम, समीर दो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो ये जो रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड है ना, यही है डाइवर्सिटी का एक्सपेक्ट, यानी यही इन्हीं की वजह से डाइवर्सिटी जो है हुई है। डाइवर्सिटी यानी अलग जो लोग बताए जाते हैं ना वो इन्हीं बैकग्राउंड्स की वजह से बताए जाते हैं। तो अभी एक पार्ट खत्म हुआ है, दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। फिर से ब्लू बॉक्स, मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज, आप फेस्टिवल की लिस्ट बनाइए जो ये दोनों समीर एक और समीर दो जो है दोनों सेलिब्रेट करते हैं। तो समीर एक जैसा आपने पढ़ा हिंदू है तो वो दिवाली बनाएंगे, समीर दो जो है वो क्या बनाएंगे, वो ईद बनाएंगे। तो और भी फेस्टिवल्स हैं, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं।
कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड द फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचिए कि आपका दोस्त जो है ना आपसे बिल्कुल अलग है. राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस. मतलब ऐसे कोई स्टोरी वगैरह अगर आपकी है तो आप लिख सकते हो उसमें. आपकी क्लास में होंगे आपके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त या हिंदू दोस्त या और किसी कम्युनिटी से रिलेट करने वाले दोस्त, ठीक है ना. इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, डाइवर्स रिलीजियस होना या कल्चरल बैकग्राउंड डाइवर्स होना, देयर आर द अदर वेज इन विच समीर एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से ही समीर एक और समीर दो जो थे ना अलग थे. फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर एक स्कूल जाता था, समीर डू सेल्स न्यूज़पेपर. और समीर जो दो था ना, जो दूसरा वाला था, वो बेचारा न्यूज़पेपर बेचा करता था. तो अब बताइए कितने अलग हो गए ये दोनों के दोनों. व्हाई डू यू थिंक समीर डू डिड नॉट अटेंड द स्कूल? ऐसा क्यों लगता है आपको जो समीर दो था ना वो स्कूल नहीं अटेंड करता था या अटेंड कर पाया? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू अटेंड द स्कूल इफ ही वांटेड टू? और आपको क्या लगता है कि अगर वो स्कूल अटेंड करना चाहता तो उसके लिए आसान था स्कूल अटेंड करना? In your opinion, is it fair situation that some children get to go school and others do? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, सॉरी कि कुछ बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, कुछ बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए? ऐसा नहीं, सारे बच्चों को स्कूल जाने का हक मिलना चाहिए. अभी हम आने वाले और चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है बच्चों के लिए कि कौन कौन से बच्चे स्कूल जा सकते हैं. मतलब जा तो सभी बच्चे सकते हैं, ठीक है ना. किस क्लास तक एजुकेशन फ्री है और मिड डे मील वगैरह ऐसी बहुत सारी जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है तो उनके बारे में आप पढ़िए, ठीक है. और उनको लिखते रहिए अगर आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है. समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी. समीर दो के पास जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं थी टू अटेंड द स्कूल अटेंड करने की. परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू हैव लिव हु आर पुअर हु डोंट हैव इनफ टू ईट वियर समटाइम्स नॉट हैव वन प्लेस टू लिव. कई सारे लोग ऐसे हैं जिस एरिया में आप रहते हैं जो गरीब हैं बेचारे, जिनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए, इवन रहने के लिए भी घर नहीं है, ठीक है ना. These differences is not the same as the one we have seen earlier. ये डिफरेंसेस जो है ना आप सबके अंदर नहीं देखोगे. सारे लोग ऐसा नहीं कि सारे लोग सड़क पे रह रहे हैं, सब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, सब लोगों के पास पहनने के लिए. कुछ लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं, यानी इतना खा रहे हैं कि खाना वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ना तो आजकल के बच्चे जो है बर्थडे केक वगैरह जो पार्टी होती है ना उसमें केक एक दूसरे को फेंक रहे, तो कहीं ना कहीं वो केक वेस्ट ही तो हो रहा है. अगर उस केक को हम सड़क पे बैठे हुए लोगों को दे दे तो शायद अच्छा है. तो अगर आप लोग भी बर्थडे बनाते हो और अगर केक ऐसे ही वेस्ट करते हो तो रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप कोशिश करो कि थोड़ा सा केक लगाना है तो लगा लो थोड़ा सा, बट अगर आपको सारा वेस्ट ही करना है तो आप इससे अच्छा किसी को दे दो. किसी का पेट भर जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि वेस्ट होने से. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑन द डिफरेंस बट इनइक्वालिटी. इधर हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, इधर हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं. डिफरेंस होता है कि एक हिंदू है एक मुस्लिम है. डिफरेंस होता है कि एक अमीर है गरीब है. डिफरेंस होता है कि एक के पास अच्छे कपड़े, एक के पास थोड़े साधारण कपड़े. बट इनइक्वालिटी होती है कि जब गवर्नमेंट ने सबके लिए पॉलिसीज बना दी कि सब लोग एक ही सड़क पर चल सकते हैं, सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, सब लोग के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं. वहां अगर उन्हें पढ़ाया ना जाए, उन्हें बिठाया ना जाए, उनको एजुकेशन ना दी जाए या उनको इलाज ना कराया जाए हॉस्पिटल्स में, वहां इनइक्वालिटी आती है. इन चीजों के बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे. एनसीईआरटी में एनसीईआरटी बहुत क्लियरली इन सब चीजों को बताती है कि कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी होती है और कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी कराई जाती है. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to the person. Inequality जब होती है जब resources जो है दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है बट आपके लिए अवेलेबल है. अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हो कि 10,000 की नौकरी कर रहा हो तो वो इनइक्वालिटी नहीं, वो उसकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने कैसी एजुकेशन या कैसा बैकग्राउंड है उसका उसकी वजह से. बट अगर आप गवर्नमेंट बस में जा रहे हैं और आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 100 रुपए का टिकट नहीं खरीदेंगे सर, आप भी 10 ही रुपए का टिकट खरीदेंगे जो कि एक 10,000 कमाने वाला खरीद रहा है. अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां इनइक्वालिटी है. अगर बस वाला कहता है सर आप तो 1 लाख रुपए कमाते हो, एक काम करो आप ना 100 रुपए वाला टिकट खरीद लो प्लीज, तो कहा नहीं भाई, किराया 10 रुपए है तो 10 ही रुपए दूंगा मैं, ठीक है ना, वो वहां खर्च नहीं करेगा. द कास्ट सिस्टम इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. कास्ट सिस्टम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, ठीक है. हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम होता है और यूरोप वगैरह में जो है ब्लैक एंड व्हाइट, जो काला गोरा जिसे बोलते हैं, अफ्रीका वगैरह में, अमेरिका में ये चलता है. अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. सोसाइटी जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द वर्क
दैट द पीपल डिड। और वो कहते हैं कि ये लोग ऐसा काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई छोटा काम करता है, रिक्शा वगैरह चलाता है, तो वो लोग ना बेचारे मजबूरन ना बहुत हाई क्लास सोसाइटी में रह नहीं सकते, उसके कुछ रीजंस भी, ठीक है, उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग इतनी नहीं है तो वो लोग वहां नहीं रह सकते, प्लस वो रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो इतने ज्यादा बड़े लोगों के बीच में रहेंगे तो लोग उनको ना मतलब इन्फीरियरिटी से देखेंगे कि अबे हम तो बहुत अमीर है, तू तो रिक्शा चलाता है, तू तो बहुत गरीब है। ऐसा भी होता है, ऐसा आप क्लास में भी करते हो, कभी आपके पास ज्यादा मतलब अच्छी महंगी कोई ज्योमेट्री या कोई चीज आ जाती होगी ना। आजकल तो मैंने देखा है, मैं एक बार स्कूल गया था, एक हमारे घर के पास में स्कूल है, तो यहाँ पे ना तो एक बच्चा था, वो स्मार्ट वॉच करके कुछ होती है वो लेके आया था, तो वो ना बाकी बच्चों को थोड़ा इन्फीरियर सा फील कर रहा था, अबे तेरी तो नॉर्मल घड़ी है, मेरी देख डिजिटल घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, इसमें ये भी है ये भी। तो कहीं ना कहीं वो भी इनक्वालिटी हो जाती है, ठीक है, तो हम ठीक है उस बारे में बात नहीं करते, तो ऐसी चीजें भी हो जाती। सो इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स, अगर आपके पेरेंट्स पॉटर्स हैं यानी मटके बनाने वाले हैं, यू कुड ओनली बिकम पॉट। लोग ऐसा सोचते हैं कि आप भी पॉटर ही बनो, यानी राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो नाई का बेटा नाई बनेगा, ऐसा है। ऐसा नहीं, नथिंग एल्स, आप कुछ और नहीं बन सकते। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड रिवर्सिबल, इस सिस्टम को रिवर्सिबल कर दीजिए सर, यानी इसको चेंज कर दीजिए। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, वो कहते हैं कि यार इसके बाप की तो दुकान है ना, तो ये दुकान पे ही बैठेगा, भले ही पढ़े ना पढ़े, इसकी तो दुकान वाला काम फिक्स है। और जी किसी के पापा अगर रिक्शा चलाते हैं तो जी इस ये तो रिक्शा ही चलाएगा बड़े होकर। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। वो कहता है कि जरूरी नहीं है जो प्रोफेशन आपका पुश्तैनी चलता आ रहा है तो आप उसे ही, ठीक है आप होल्ड कर लीजिए उसको, ऐसा माना नहीं है, बट एजुकेशन तो जरूरी है सभी के लिए, ठीक है ना। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन इन इनइक्वालिटी, यही जो है ना इनइक्वालिटी में एक सिचुएशन क्रिएट करता है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। आप इसको ना आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी और होती है, ठीक है। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ, डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है आपकी लाइफ में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जस्ट समीर एक, समीर दो बिकमिंग फ्रेंड, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, आपके भी समीर एक समीर दो की तरह अलग अलग रिलीजन के दोस्त होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, आप लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते होगे। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होगे। ट्राइड आउट द क्लोथ दे वियर, कोशिश करते होगे जैसे कपड़े शायद वो पहनता है आप भी वैसे ही कपड़े पहनते हो। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, और एक दूसरे की भाषा भी आप सीख ही जाते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें वो हाईलाइट ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा ब्लू बॉक्स, मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आपने इंडिया के कौन कौन से मतलब पकवान आज तक खाए हैं, खाना आना खाया है, उसकी लिस्ट बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ, आप एक ऐसी भाषा की लिस्ट बनाइए जिसके आप 1-2 वर्ड भी जानते हो, जैसे इल्ले, ठीक है, और भालो भाषी, और पाजी कित्थे चल दिए, पंजाबी हो गई, कश्मीरी में, ठीक है ना। तो कई सारी लैंग्वेजेस हैं, आप उनके एक दो वर्ड्स भी जानते हैं ना, थोड़े थोड़े टुकड़े भी जानते, तो आप उसकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। आप शुरुआत कर दो। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट, आपने आपको मतलब रीडिंग पसंद होगी, पढ़ना पसंद होगा, आपने स्टोरीज सुनी भी होगी एडवेंचरस की, एनिमल के बारे में, पीपल के बारे में, भूतों के बारे में। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप द स्टोरी योरसेल्फ, आप खुद से भी एक स्टोरी बनाइए। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas making up more stories। जो यंग बच्चे हैं ना वो लोग कुछ स्टोरी सुनते हैं और उससे ना एक और नई स्टोरी क्रिएट करते हैं उसके जैसी, ठीक है। पीपल हु राइट स्टोरीज टू गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, जिन लोगों ने स्टोरीज लिखी है ना उन लोगों ने अलग अलग जगहों पे स्टोरीज लिखी होगी, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, कुछ ने इमेजिन करके लिखी है, जादुई कहानियां जैसी होती हैं, कुछ ने रियल लाइफ उसमें किस्से लिखे हुए, कुछ ने बुक से पढ़ पढ़ के लिखी है। सम मे हैव लिव्ड इन द फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल, कुछ लोग जो हैं फॉरेस्ट में रहते हैं एनिमल्स के पास। चूजन टू राइट देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप, तो उन लोगों ने कैसी स्टोरीज लिखी, एनिमल्स के फ्रेंडशिप या फाइट्स की, जैसे मोगली वगैरह, टार्जन वगैरह ऐसी स्टोरीज है। तो उन लोगों ने वो स्टोरीज कैसे लिखी, इसलिए लिखी ना क्योंकि वो लोग जंगल में रहे, या उन्होंने उन जंगलों की स्टोरी के बारे में पढ़ा या सुना या देखा। अदर रेड real account of the king and queen and wrote stories about love and honor,
कुछ ने मतलब राजा महाराजाओं के बारे में, उनकी बारे में कहानियां लिखी भाई, जो प्यार के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्ड, किसी ने अपने बचपन के ही किस्से लिख दिए। मेमोरीज ऑफ स्कूल, स्कूल के किस्से लिख दिए। फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। तो जैसे जैसे लोग होते हैं ना, वैसे वैसे वो लोग स्टोरी लिखते हैं। अब आप देखिए सऊदी अरेबिया में जो स्टोरी राइटर्स होते थे, उन्होंने जंगलों के बारे में स्टोरी नहीं लिखी, क्योंकि जंगल वहाँ है ही नहीं ना। तो जो चीज उन्होंने देखी नहीं, तो उनको उसके बारे में स्टोरीज आएंगी नहीं। उन्होंने अलादीन लिखी, जादुई चिराग लिखा, ठीक है, अली बाबा 40 चोर, ऐसी स्टोरी लिखी, जो कि इंडिया में नहीं लिखी गई, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीजें हुई नहीं है, तो उन्होंने लिखी नहीं। ठीक है ना। अब इजिप्ट में जो लोग रहते हैं, वो पिरामिड से रिलेटेड स्टोरी लिखते होंगे कि पिरामिड जादुई होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो अलग अलग जगह है, अलग अलग तरीके की स्टोरीज है। ठीक है। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रेड, इमेजिन करो जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, कहानी सुनाने वाले हैं, जो राइटर्स हैं, जो आपने अभी तक पढ़े, फार वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल the same color red, white, ate the same kind of food, maybe potatoes, took care the same to animals, for example deer and cat, to entertain themselves, played with snake and ladders, what kind of story do you think they would write? जो मैं अभी बता रहा था ना, अगर इन जितने भी लोगों ने स्टोरीज लिखी, उनको आप एक ही जगह रहने के लिए कह दो कि आप एक ही जगह रहो, ठीक है, एक ही जैसे कपड़े पहना दो, एक ही जैसा खाना खिला दो, तो मोस्टली सर सारे के सारे लोग जो है ना, वो एक ही जैसी इमेजिनेशन होगी, तो एक ही जैसी स्टोरी लिखेंगे। वो आपको मजा भी नहीं आएगा, अरे यार ये तो पढ़ रखी है, ये ठीक है, ये तो पढ़ रखी है, ठीक है, ये तो पढ़ रखी, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे रहने का, यानी डाइवर्स होने का, या अलग अलग तरीके के खाना खाने का, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने का, अलग अलग जगहों पे जाने का, अलग अलग लोगों के साथ रहने का, डाइवर्स होने का मतलब क्या है, आपकी इमेजिनेशन ना अलग हो जाती है बाकी लोगों से। तो आप क्या करते हैं, अगर आप स्टोरी राइटर है, तो आप अलग तरीके की स्टोरीज लिखेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है ना, वो अलग अलग जगहों पे इन द सेंस अलग अलग एरियाज में ना प्रैक्टिस करता है। तो कोई एरियाज में उसने देखा जो मरीज जो है, उसके जो पेशेंट्स हैं, वो बुखार वाले ज्यादा हैं। कुछ जगह पे उसने देखा कि उसके पेशेंट्स जो हैं, वहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो उसने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के लोगों को, यानी डाइवर्स लोगों को देखा, और डाइवर्स तरीके की सिचुएशन हैंडल करी। ठीक है। तो डाइवर्स जितना आदमी होगा, उतना ज्यादा उसकी इमेजिनेशन, उतना ज्यादा उसकी नॉलेज जो है बढ़ेगी। तो डाइवर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानने लग जाओगे, कि नहीं भाई मैं डाइवर्स में बहुत ज्यादा डाइवर्स हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ, ऐसा नहीं है। बट डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि आप उससे कुछ पॉजिटिव चीजें लीजिए, ना कि नेगेटिव चीजें। इनइक्वालिटी मत कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव चीजें लीजिए। इमेजिन दैट यू आर अ राइटर, आप इमेजिन करो कि आप राइटर, ठीक है। एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन द प्लेस डिस्क्राइब अवर, जैसे ऊपर मैंने बताया, इधर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर। अगर आप ऊपर रहने वाले, जैसे भी उन्होंने बताया ना कि एक ही जगह पे छोड़ दो और उन्हें पटैटो ही खाने दो और दो ही तरीके के जानवर उनके पास होने चाहिए, तो आप किस तरीके की स्टोरी लिखोगे? सिमिलर। कैसी पिक्चर बनाओगे? सिमिलर। क्यों? क्योंकि आप एक ही जैसी जगह पे रह रहे हो ना, तो सारे के सारे लोगों की जो इमेजिनेशन थिंकिंग पावर हो जाएगी ना, वो सेम ही हो जाएगी। डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस मोस्ट इफ यू लिव्ड हियर। आप अगर ऐसी जगह पर रहो जैसे ऊपर बताइए, तो आप वहां पे बहुत सारी चीजें मिस करोगे। अब चैप्टर के अंदर जो नाम है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे आई। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। इंडिया जो है ना, वो कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटीज हैं। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड। हम अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. कई सारी चीजें तो हम बिल्कुल सिमिलर वे में करते हैं। देखिए सर, खाना जो है अलग अलग बनता है, बट खाने का बेस जो है सेम है। अब आप कहोगे ये कैसे? चावल लीजिए, कुछ लोग चावल व्हाइट राइस जिसे बोलते हैं, सिर्फ व्हाइट राइस खा रहे, चावल है। कुछ लोग येलो राइस खाते, ठीक है। कुछ लोग बिरयानी खा रहे, कुछ लोग वेज बिरयानी खा रहे, कुछ लोग फ्राइड राइस खा रहे, ठीक है ना। कुछ लोग उसी राइस से जो है मतलब कुछ और प्रोडक्ट बना के खा रहे हैं। तो सर बेस तो सेम ही है ना। आगे जाके वो डाइवर्स हो रहा है, जैसा लोगों को टेस्ट पसंद है, जैसा लोगों को चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो इंडिया में भी लोग अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, बट वी आर सिमिलर। हम लोग फिर भी एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, सिमिलर हैं वी आर।
ठीक है ना। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी क्या है। अ लिटिल मोर देन 200 years ago, तो आज से 200 साल पहले, लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और अ कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जब ये क्या कहते हैं, ट्रेन, बस और ये प्लेन वगैरह जब नहीं थे ना, तो क्या था, पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स और हॉर्सेस और कैमल। लोग जो क्या करते थे, मतलब पैदल जाया करते थे, घोड़ों पर जाया करते थे, ऊँटों पर जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जब ये सब चीजें नहीं थी, ट्रेन, कार वगैरह सब चीजें नहीं थी। तो आगे बढ़ते, अच्छा हाँ, ये ब्लू बॉक्सेस हम देख लेते हैं। लिस्ट ऑल द 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग। जैसे लिखा हुआ है, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। भाई कुछ लोग हिम्स यानी भजन गाते हैं, कुछ लोग आयतें पढ़ते हैं, और कुछ लोग जो हैं वर्सेस पढ़ते हैं बाइबल्स में जो लिखे हुए होते हैं, यानी क्रिश्चियन। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके से शादी होती है, आपने देखा होगा। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट, लोग अलग अलग तरीके से, जैसे नमस्ते है, सलाम है, खड़ी खम्मा है, ठीक है, या शस्त्र या काल है, तो अलग अलग तरीके से ग्रीट करते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, अच्छा इसमें दिया हुआ राइस का एग्जांपल, ठीक है ना। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से चावल बनाना जानते हैं, कुछ लोग बिरयानी बनाना जानते हैं, कुछ लोग वेज बिरयानी बनाना जानते हैं, कुछ येलो राइस चाहते हैं, कुछ जीरा राइस चाहते हैं, कुछ सोयाबीन राइस खाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग तो राइस बॉल भी खाते हैं आजकल, ठीक है। तो कई सारी चीजें इसमें ब्लू बॉक्सेस में दी हुई है, आप उसको भले ही भरे ना, लेकिन एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपको आगे हेल्पफुल होगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगी। और जो लोग, मैंने जैसे बताया ना, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, तो वो यहाँ से भी आ सकता है सर। ऑफन दे वेंट इन द सर्च ऑफ न्यू लैंड, अच्छा ये बात पुराने वाली स्टोरी से रिलेटेड, कि जो लोग 200 साल पहले आज से पैदल जाया करते थे, या कैमल या हॉर्सेस पर जाया करते थे, वहां से रिलेट करते, वो क्या करते हैं, नई लैंड्स की खोज में चले जाते थे, या न्यू प्लेसेस की खोज में चले जाते थे, तो सेटल इन, जहाँ पे वो रह सके। और द पीपल टू ट्रेड विद, या कुछ लोग जो है व्यापार वगैरह, बिजनेस की वगैरह की वजह से जाते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, पैदल जा रहे हैं, घोड़ों पे जा रहे हैं, क्योंकि कार या प्लेन थोड़ी है कि जल्दी पहुंच जाएंगे। वंस दे गॉट टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर, जब वो लोग वहां जाते थे तो वो लोग वहां पे रुक जाया करते थे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के लिए। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फेमाइंस, कुछ लोगों ने, बेचारों ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि वहां फेमाइंस आ गया, अकाल पड़ गया, एंड्रॉट, सूखा पड़ गया। दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, उन्हें वहां पे कुछ खाने को नहीं मिला, तो लोग भी वहां से ट्रेवल कर गए। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग वहां से काम की तलाश में चले गए। वाइल अदर्स लेट बिकॉज देयर वाज अ वॉर, और कुछ लोग चले गए क्योंकि वहां पे लड़ाइयां वगैरह हुई, जिसकी वजह से वो लोग वहां से चले गए। समटाइम एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स न्यू प्लेसेस, जब उन्होंने नई जगहों को अपना घर बनाया, पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटल, उनके अंदर थोड़े से बदलाव आए, थोड़ा सा चेंजेस आए उनके लाइफस्टाइल में। एंड अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज, और जो मतलब पुराने तरीके जो थे उनके, जैसे पहले रहते थे, वो तो उन्हें याद ही है, उनको पता है कि इन तरीके से वो रहते हैं। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। अब वो हो सकता है कोई नई जगह जाके रहने, मान लीजिए आप लोग इंडिया में रहते थे, इंडिया से आप लोग चले गए जापान या यूरोप चले गए, तो आप गोरों के बीच में रहोगे, तो कुछ चीजें या खाना पीना जो है ना आपका इंडियन और गोरो वाला मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है ना। म्यूजिक, रिलीजन और बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, तो अब होता यह है कि जो लैंग्वेज है, जो फूड है, वो लोगों का, पहले पुराने वाले लोगों का, जो लोग ट्रैवल कर गए हैं उनका, और नए जहाँ पे जगह पे गए हैं वहाँ पे मिक्सअप हो जाता है उन लोगों का। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, अब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है, ठीक है, केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, तो वो एक नई तरीके का कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब सबसे बड़ी जो बात है, जैसे मान लीजिए आप यूरोप चले गए, अब वहाँ पे आपने शादी कर ली, तो आपका जो कल्चर है ना, वो इंडियन प्लस यूरोप वाला दोनों का मिक्सअप हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प अस टू शेप लाइफ एंड कल्चर। हिस्ट्री बताती है हमें कि मतलब कैसे लोगों का जो कल्चर है, या जो लोग जो पहले से रहने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, वो इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, चेंजेस कैसे हुए उसके अंदर। दस रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री, तो रीजन जो है वो डाइवर्स यानी डाइवर्सिटी लाता है। रीजन यानी जो जगह है रहने की, वो भी डाइवर्सिटी लाता है।
Similarly, diversity also come about when people adapt their lives to the geographical area. और जब लोग एक geographical area को change करते हैं ना, तो भी diversity लोगों के अंदर आती है. For example, living near the sea is quite different from living near a mountain area. अब कोई आदमी जो समुद्र के पास रहता है, तो उसका रहने का, खाने पीने का तरीका अलग होगा as compared to जो आदमी माउंटेन वाले एरिया में रह रहा है, पहाड़ों वाले एरिया में रह रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर है नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स. सिर्फ लोगों का जो है क्लोथिंग यानी कपड़े पहनने का या खाने का तरीका अलग नहीं होता, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट. लेकिन जो लोग वो काम करते हैं ना, वहाँ पे जो प्रोफेशन है, जो वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो उनके काम होते हैं पैसा कमाने वाले, वो भी अलग होते हैं. इन सिटीज इट इज ऑफन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग. शहरों में तो मतलब ज्यादातर लोग अलग अलग तरीके के काम आपको करते दिखेंगे, और बहुत सारे लोग एक दूसरे जैसे सिमिलर काम करेंगे चाहे वो कहीं से भी आए. दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रीन. अब सिटीज में तो लोग जो हैं कम अपनी सब्जियां वगैरह या दालें वगैरह या खेती वगैरह थोड़ी करते हैं, तो कम करते हैं. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट, तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं टू ऑल बाय द फूड एंड अदर गुड्स दे नीड. जो जो चीजें उन्हें चाहिए, दूध वगैरह, जैसे गांव में आप चले जाइए तो दूध ज्यादातर लोगों के जिनके घर में भैंसे हैं या गाय हैं, वो लोग अपने घर में ही दूध होता है उनके, तो वो लोग मार्केट में थोड़ी जाएंगे कि भैया हमें दूध की थैली दे दो. बट शहरों में लोगों के घर में गाय नहीं, क्योंकि जगह बहुत कम है, पहली बात तो, ठीक है ना. और दूसरा, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग जॉब प्रोफेशन वहाँ ज्यादा फॉलो करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट से ये सारी चीजें खरीद लेते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी. चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो दोनों चीजें हैं, वो कैसे डाइवर्सिटी लाती है किसी रीजन की. वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री. इंडिया की दो जगहें हैं, वहाँ के बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा. एक केरला यानी जो बिल्कुल सबसे नीचे है, और एक लद्दाख जो बिल्कुल ऊपर है, यानी लद्दाख इज इन नॉर्थ और केरला इज इन साउथ. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एटलस एट लोकेटेड केरला एंड लद्दाख. ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. कैन यू लिस्ट द 3 ways in which the different geographical location of the two regions would influence the following. ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, यानी जो जगह है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. पीपल ईट, पीपल वहाँ के लोग क्या खाना खाते थे, फूड पीपल ईट, ठीक है ना. द क्लोथ दे वियर, कौन से कपड़े पहनते हैं. द वर्क दे डू, और क्या काम करते हैं. तो ये 3 चीजें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये रहा द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स ऑफ डेजर्ट ऑफ लद्दाख. ये लद्दाख का एक उन्होंने बिल्कुल बंजर माउंटेन दिखाया है. तो लद्दाख के बारे में यहाँ देखिए ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में. लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स. लद्दाख क्या है, डेजर्ट है माउंटेन में. इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में. वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कम एग्रीकल्चर होता है क्योंकि बारिश नहीं होती. दूसरा, यहाँ पे कई जो बहुत सारा हिस्सा है ना, वो बर्फ से ढका रहता है. सो देयर आर फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. कुछ ही पेड़ हैं जो यहाँ पे उगाए जा सकते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग ऑफ स्नो. और यहाँ पे पानी पीने तक के लिए ना लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि बर्फ पिघलेगी गर्मियों में, तो हम लोग जो है पीने का पानी इकट्ठा कर लें. पीपल आर हेयर कीप शीप. यहाँ के लोग जो क्या करते हैं, भेड़े पालते हैं. एंड गोट्स, बकरियां पालते हैं. द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल. यहाँ की जो गोट्स होती हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं. बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वॉल. क्योंकि वो क्या करते हैं, पश्मीना वूल यानी पश्मीना की जो ऊन है ना, वो उनसे मिल जाती है हमें. द वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. पश्मीना शॉल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा क्या होती है, महंगी और कीमती होती हैं. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल. जो पीपल है लद्दाख के, वो लोग वूल को कलेक्ट करते हैं ऑफ द गोड्स एंड सेल दिस टू द ट्रेडर ऑफ कश्मीर. और वो कश्मीर के जो ट्रेडर है, व्यापारी है, उनको जाके बेच देते हैं. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर. पश्मीना शॉल्स जो होती हैं वो बहुत ध्यान से जो है ना कश्मीर में बनाई जाती है. वहां पे जाती है सारी ऊन और वहां से फिर उसकी शॉल बन के आती है. द पीपल ईट मीट. वहाँ के लोग मीट खाते हैं. मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर, मिल्क प्रोडक्ट भी यूज करते हैं वो लोग. ईच फैमिली ओन सम गोट्स. हर फैमिली, ज्यादातर फैमिली वहाँ पे बकरियां पालती है, काऊ पालती है. जॉस, जॉस यानी याक काऊ. याक जो होते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो बड़े ढके हुए से जो होते हैं, वो लोग पालते हैं वहाँ पे. बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर. अब ऐसा नहीं है कि डेजर्ट है तो वहाँ पे ट्रेडर्स ही नहीं जाएंगे.
नहीं, ट्रेडर्स तो जाएंगे, व्यापारी तो वहां भी जाएंगे। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारवान ट्रेवल्ड टू वॉट टूडे इज कॉल्ड तिब्बत। जो लोग तिब्बत जिसे आज आप कहते हैं, वहां पे जो लोग ट्रैवल करते थे ना, यहाँ से तिब्बत तक जो लोग जाते थे वो लद्दाख के थ्रू ही होके जाते थे। तो ट्रेडर्स तो जाते थे, अब ट्रेडर्स वहां से जाते थे तो ट्रेडर्स वहां रुका भी करते थे, ठीक है ना, रेस्ट के लिए। तो वहां के लोग उन्हें प्रोवाइड करते थे फूड और शेल्टर, तो उसके बदले में वो लोग पैसा लिया करते थे उनसे। दीज कारवान कैरीड, और वहां के कारवान क्या करते थे, वहां के कारवान रखते थे अपने पास टेक्सटाइल्स यानी कपड़े, स्पाइसेस, मसाले, रॉ सिल्क सिल्क और कारपेट्स वगैरह, ये सब चीजें वो लोग यहाँ से वहां ट्रेवल करके लेके जाते थे। फिर जब पश्मीना शॉल ये लोग बनाते हैं या पश्मीना वूल जो होती है वो ये लोग उन ट्रेडर्स को दे दिया करते थे। तो यहाँ पे भी एक तरीके की इकोनॉमी एक्सचेंज हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक तरीके का बिजनेस शुरू हो गया ट्रेडर्स और लद्दाख के लोगों के बीच में। अब आगे देखते हैं। बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिज्म जो है तिब्बत तक पहुंचा लद्दाख की वजह से। लद्दाख नहीं होता तो तिब्बत तक बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो नहीं जाता। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को भी छोटा तिब्बत बोला जाता है। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. इस्लाम भी जो था वहां पर आया 400 साल पहले और यहाँ पे काफी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है देखने को मिलती है। लद्दाख हैज वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख में जो है बहुत सारा मतलब जो लोकगीत जिसे कहते हैं वो लोग लिखना, पोएम्स लिखना, वहाँ पे जो है बहुत पुराना ट्रेडिशन है। लोगन वर्जन्स ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक ऑफ द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। केसर सागा जो वहाँ का क्या करते हैं नेशनल एपिक है, यानी एक तरह नेशनल सॉन्ग वगैरह या जो एक पूरा रिचुअल है ना, वो वहाँ के मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों ही परफॉर्म करते हैं। अब बुद्धिस्ट जो कि मुस्लिम्स नहीं है फिर भी वो करते हैं ना, तो वो वहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये चीज वहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर पे। और यहाँ फोटो में भी दिखाया हुआ है वुमन वीविंग अ पश्मीना शॉल, एक वुमेन है जो क्या कर रही है पश्मीना शॉल बना रही है, ठीक है। अब हम केरला के बारे में पढ़ते हैं। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के। इट इज सराउंडेड बाय द सी। उसके वन साइड एंड हिल एंड अदर, उसके चारों तरफ क्या है, मतलब एक साइड में तो उसके पहाड़ है और एक साइड में उसके समुद्र है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन इन दिस हिल रीजन। अब यहाँ पे क्या उगता है, यहाँ पे शॉल नहीं मिलती, यहाँ पे उगती है पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कार्डमम, इलायची, ये सब चीजें यहाँ उगती है। इट्स स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस टू ट्रेडर। अब यहाँ पे भी ट्रेडर्स जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस मिलती हैं। और आपने सुना भी होगा ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो है स्पाइसेस वगैरह में डील करने के लिए जब आई थी, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ ट्रेडर्स क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें दूसरी चीजें मिलती हैं, जैसे स्पाइसेस मिल गई, कार्डमम मिल गए, क्लोव्स मिल गए, ये सब चीजों की, ठीक है ना, कोकोनट वगैरह। Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly. अब जूइश और जो अरब ट्रेडर्स थे ना वो सबसे पहले यहाँ आए, और द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस जो थे उनका ये मानना था 2000 ईयर अगो एंड ही इज क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। उन्होंने 2000 साल पहले यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लाई सेंट थॉमस ने। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब ट्रेडर यहाँ आए और यहीं पर ही रुक गए, यहीं बस गए, यहीं रहने लगे। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 इयर्स अगो। इब्न बतूता जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में, वो भी यहाँ आए और वो वहीं पे रुक गए। और उठा ट्रेवल लॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उन्होंने लिखा कि भाई यहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते हैं वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, यानी बहुत उनको इज्जत से बहुत उनका सम्मान करा जाता है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। पोर्टुगीज ने भी जो है इंडिया को डिस्कवर्ड करा सी रूट फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। जब वास्को डी गामा कहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं केरला के बारे में। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, इन सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुइदिज्म यानी ज्यूज वाले, इस्लाम, मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। केरला में भी जूइज, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म है। यहाँ पे भी अलग अलग रिलीजन आपने देखा लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। लद्दाख में भी देखा आपने फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब क्यों है, ज्योग्राफिकल फैक्टर। लोग आते रहे, लोग बसते रहे, कुछ लोग आगे ट्रैवल करते रहे। द फिशिंग नेट्स used here look exactly like Chinese fishing nets are called चीना वाला।
जो फिशिंग नेट्स वो लोग यहाँ यूज करते हैं ना, उसे चीना वाला बोला जाता है और वो चाइनीज फिशिंग नेट्स की तरह होता है। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग called the China Chatti and it is believed that the word चीन could have come from China। और वो ऐसा मानते हैं जो चीन चीन जो उन्होंने वर्ड लगाया है अपने फिशिंग वाले नेट्स के लिए या जो उन्होंने फ्राइंग यूटेंसिल यूज करा है उसमें चीना छत्ती जिसे बोलते हैं, तो चीन वर्ड जो है चाइना से आया। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रो राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस फिश एंड वेजिटेबल। अब यहाँ के लोग जो है ज्यादातर क्या करते हैं, राइस उगाते हैं। तो मेजॉरिटी जो पीपल है, जो यानी मेजॉरिटी ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे फिश खाते हैं क्योंकि समुद्र के पास है तो मछली आराम से मिल जाएंगी। राइस खाते हैं और वेजिटेबल वगैरह भी खाते हैं। लद्दाख के लोग क्या खाते हैं, वो मीट खाते हैं। खा वो भी नॉन वेजिटेरियन रहे हैं बट क्या है वो लोग वैसा नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं जैसे गोट वगैरह। द बोट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। और यहाँ पे जैसे वहां पे गवर्नमेंट नाम थोड़ा कंफ्यूज हो गया, केसर सागा, जैसे वहां पे केसर सागा है तो यहाँ पे ओणम फेस्टिवल में बोट रेस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केरला में। ये देखिए इसमें फोटो भी बनाई, बहुत सारे लोग जो है बोट पे बैठे हैं। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर। केरला और लद्दाख जो है ज्योग्राफिकल फीचर में बिल्कुल अलग है। केरला समुद्र के पास है जहाँ पानी पानी है, लद्दाख पहाड़ों में है जहाँ पानी ही नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन है सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब हिस्ट्री तो ऐसी लग रही है कि जो बिल्कुल सिमिलर ही है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। और दोनों ही रीजन्स को जो किसने इन्फ्लुएंस करा है, चाइनीज ट्रेडर्स ने, अरब ट्रेडर्स ने, जूइश ट्रेडर्स ने। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। ये तो वहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर ऐसा है, यानी वहाँ की जमीन ऐसी है कि जो क्या करती है, स्पाइसेस उगाने के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख इट्स वूल। और लद्दाख की ऐसी है जहाँ पर वूल मिक्स लगती है। दैट ड्रीव द ट्रेडर्स टू द दीज रीजन, जिसकी वजह से ट्रेडर्स यहाँ आए। Thus history and geography are often tied in the cultural life of region। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है क्या एक दूसरे से टाइड है, यानी मिली हुई है किसी भी कल्चरल, जो किसी भी कम्युनिटी के कल्चर को डिपेंड करती है। तो उसकी वहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वहाँ का जो हिस्टोरिकल फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है ना। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ पास्ट। इन्फ्लुएंस जो है ना कल्चर्स का, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से कि हिस्ट्री अगर किसी रीजन की है ना तो वो जरूरी नहीं है कि वो उसके पास्ट को नहीं दर्शाएगी, उसके पास्ट को दर्शाएगी कि पास्ट में ऐसा यहाँ होता था। आवर प्रेजेंट लाइफ आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क। विद ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम द पार्ट ऑफ न्यू प्लेस। होता क्या है, हम लोग काम के वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ के भी कल्चर को अपनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली इन आवर नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटी। और हम लोग देखते हैं अपने नेबरहुड में कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कम्युनिटी से आए हैं। Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear the story about each other lives custom and tradition। और हम लोग आसपास के लोगों के बारे में सुनते हैं, जैसे आपके कोई पड़ोसी आएंगे तो बताएंगे हम लोग यहाँ रहा करते थे, पहले पहले ऐसे रहा करते थे। तो वो चीजें जो है ना इन्फ्लुएंस डालती है। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कैसे होती है डाइवर्सिटी में? इंडियाज डाइवर्सिटी हैज बीन ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया की डाइवर्सिटी जो है ना वो उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, यानी उसकी मजबूती भी है। When the British ruled India, जब ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल करा, वुमेन एंड men from different culture, religion background came together to oppose them। सारे लोग, औरत और मर्द जो थे, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लैंग्वेज के, वो सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैज थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। इंडिया किसी एक कम्युनिटी या किसी एक कल्चरल बैकग्राउंड वालों ने जो फ्रीडम नहीं दिलाई इंडिया को, सब लोग एक साथ मिलके आए तभी जाके हमें फ्रीडम मिली। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड टू जॉइन द एक्शन। वो एक साथ जुड़े और उन्होंने एक्शन लिया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो जेल भी गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे ब्रिटिश को वापस भेजने के। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडिया।
अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इतना ज्यादा डाइवर्स है ना, तो हम लोग इनको ना डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे यार ये शोर मचने लगा, ये ऐसा ही है भैया, ये डाइवर्सिटी है यहाँ पे इंडिया में। एक जना पढ़ाई कर रहा है और एक जना गाने बजा रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा चलता है। बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि वो लोग बहुत अलग थे, एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम। उन्होंने सोचा कि हम इनको आराम से रूल कर लेंगे इनके ऊपर। बट पीपल शोड हाउ कुड बी डिफरेंट एंड येट टू बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट। लेकिन लोगों ने दिखाया कि हम लोग अलग भले ही हैं, लेकिन हम लोग यूनाइट भी हो सकते हैं। हम लोग अगर हमारे देश के ऊपर कोई बात आएगी तो हम लोग यूनाइट भी हो जाएंगे। Don't forget the days of blood, oh friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear of us. ये पोयम लिखी हुई है, ठीक है। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन एक है, IPTA, उन्होंने ये पोयम लिखी है, उन्होंने इस पर परफॉर्म भी करा था। ये आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। This song was sung after the Jallianwala massacre in the Amritsar, in which British general opened fire a large group of unarmed peaceful people, killing many, wounding even more. कि जनरल डायर ने क्या करा था भैया, जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर क्या चलवाती थी, गोली चलवाती थी। उसके बाद ये लिखी गई, Men and women, Hindus, Sikhs and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे अमीर गरीब लोग एक साथ जुड़ गए और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया, ठीक है, बगावत कर दी। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव एंड पीपल। तो ये सॉन्ग जो है ना, उन लोगों की मेमोरी यानी उनकी याद में, उनके लिए शान में ही लिखा गया था, ठीक है। जैसे ये फोटो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी थी इंडिपेंडेंस डे में। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition. Song और symbol जो होते हैं ना, वो कंट्री के रिच ट्रेडिशन को एडमायर भी करते हैं, एक तरीके से दर्शाते हैं कि हाँ भाई, ये जो है ना डाइवर्सिटी भले ही थी यहाँ पे। लोगों ने, साउथ के लोगों ने साउथ की भाषा में लिखा, कर्नाटक वालों ने कर्नाटका में लिखा, तमिल वालों ने तमिल में लिखा, मराठियों ने मराठी में लिखा, लेकिन रहे सारे के सारे किस लिए, एक साथ यूनाइट होकर लड़े और उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। इसको सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट भी बोला जाता था अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। और हर जगह उन्होंने देखा कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, बट वो उनका जो मैसेज है ना, वो सेम ही है कि भैया तुम इंडिया छोड़ो और जाओ यहाँ से। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside but rather। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने एक बुक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने बताया इंडियन यूनिटी के बारे में बताया, इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड। इसको कोई मतलब ऐसा कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है ना, अलग आउटसाइड बट रेदर। ये कहीं बाहर से नहीं आई, ये लोगों के अंदर यूनिटी पहले से ही थी। वॉज डीपिंग एंड विद इन इट्स फोल्ड the widest tolerance and belief custom was practiced and every variety acknowledged even encouraged। और हर तरीके के जो कस्टम्स हैं यहाँ पे होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं। इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये नेहरू साहब ही थे जिन्होंने क्या बोला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने अलग अलग लोग होने के बाद भी इन सबके साथ क्या है, इन सब में क्या है, यूनिटी है, एकता है। India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. In what does the national anthem describe the unity? क्योंकि आप अगर नेशनल एंथम सुनोगे तो उसके अंदर आप देखोगे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, यानी अलग अलग जगहों के जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ना क्या करा है, उसके अलग अलग जगहों के नाम एक साथ लिखे। तो आप सुनोगे ना, ये जो इंडिया है ना, वो बहुत डाइवर्स था और अभी भी डाइवर्स है, बट डाइवर्स होने के साथ साथ ना वो यूनाइट भी है। और वो यूनाइट कैसे है, अगर आपको कभी भी इंडिया के लिए कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ना, चाहे वो बंगाल का आदमी, चाहे वो महाराष्ट्र का आदमी हो, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, कश्मीर का हो, दिल्ली का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, अपनी कंट्री के लिए वो बंदा स्टैंड लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि जी मैं राजस्थान का हूँ, मैं तो राजस्थानी बोलता हूँ, हिंदी तो मैं बोलता नहीं, तो मैं क्यों, नहीं, वो स्टैंड लेगा। तो इंडिया यूनाइट है, डाइवर्स भी है, लेकिन डाइवर्स से ज्यादा जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो यूनाइट होना उसकी स्ट्रेंथ है, ना कि डाइवर्स होना उसकी स्ट्रेंथ है। थैंक यू। इस चैप्टर को खत्म कर लिया है हमने, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इनको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी जो है नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय। चैप्टर 2 की वीडियो इस वीडियो के बाद आ जाएगी, ठीक है ना। आप कंटिन्यूअसली रोजाना एक वीडियो डाला करेगी हर क्लास के हर चैप्टर की, तो आप उसको देख सकते हैं, फॉलो करें। थैंक यू, गुड बाय।